अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है NA 133 का मार्का और इसमें उतरने वाले पहलवान बनाम सरकार। NA 133 का मार्का है और NA 133 के मार्के के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट मैदान में आए हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। मोराल कैसा है भाईजान? ये तो एक गलती जो हुई है, जो खबरों में भी चल रही है कि जो कागजात मुस्तरद हुए हैं उन पे जो उस पे इल्ज़ाम वो लगा है, क्या कहते हैं, नुक्ता लगा है और उसके बाद रोक दिया गया उसको, क्या मोराल कैसा है आपका? नहीं, इसमें आप कह लें कि टेक्निकल नोयत की गलती है, इट्स नॉट सब्सटेंशियल। अच्छा, क्योंकि जो मेरा तजवीज़ कुनिंदा है वो मेरे हल्के में रहता है। इसी हल्के का? इसी हल्के का। उसके एड्रेस उन्होंने कहा इस हल्के का नहीं है। उसका एड्रेस इसी हल्के का है और उसके वालदैन, उसके भाई, उसके बहन, उसकी बीवी, उन सारों के वोट भी इसी में है। तो फिर क्या लगा ऑब्जेक्शन? बेसिकली उसका वोट जो है वो आप कह लें कि कहीं चेंज हुआ है और वो चला गया NA 130 में। उसका वोट अच्छा इसी हल्के का है और नक्शा मौजूद है, घर उसका मौजूद है, सारा कुछ आप भी जाके चेक। लेकिन उसका वोट जो उनसा है वो दूसरे हल्के में है। वोट दूसरे हल्के में। और क्या उसको इस बात का पता था, जिसने आपका ये तजवीज़ किया, जिसने नाम दिया, उसको पता था कि वो 133 में नहीं है? उसका कॉल नहीं है, मतलब उसको नहीं पता था इस बात का। उसको नहीं पता था क्योंकि ये जो नेग्लिजेंस है, आपको नहीं लगता ये बड़ी सीरियस है और ये शो करती है कि ये सीरियस नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए? ये सारा कोई गैर सीरियस होने की निशानियां हैं। तो और दूसरा ये कि जोन साहब आपकी मिसेज अहमद सर जमशेद चीमा, उनके कागज भी सेम एलिगेशन लगा। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी बात है और डेफिनेटली आप कह लें कि शायद अपनी नोयत का बड़ा यूनिक सा केस है ये, बट आप कह लें कि ये है मौजूद है। ठीक है, इस बात में कोई मतलब ये ठीक है, वो तो सामने है, सामने है। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि जमशेद इकबाल चीमा साहब ने कहा है कि शाइस्ता भाभी आप ये ले लें सीट, मैं नहीं यहाँ से लड़ूंगा, वो आपको दे देता हूँ मैं ये सीट। नहीं, हम बड़ा ऐसा तो नहीं है। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं परवेज़ मलिक साहब की, मरहूम वो, और हमने इन पे कोई चार्ज अपना इल्ज़ाम यू कैन से कि कोई एतराज़ भी नहीं उठाया। ठीक है, इन गुड फेथ। मैं समझता हूँ कि उनको भी यही करना चाहिए। अच्छा, कि हाँ, कि आप कल एतराज़ वापस ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा और यहाँ पे मैंडेट का पता चले कि मुकाबला होने दें। अवाम किसको चाहते हैं। मैं तो फेडरल कैबिनेट छोड़ के आया हूँ और यहाँ पे आप कह लें कि मेरी अगर आप एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर एक्टिविटी तो आपने काफ़ी अच्छी की हुई है, तो मेरे झंडे लगे हुए हैं। अच्छा, मेरी एक्टिविटी अगर अदरवाइज है तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये एक मिस्टेक है और मिस्टेक को मिस्टेक के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करना ये इलेक्शन और जमहूरियत की रूह के खिलाफ है और हुकूमती जमात है, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। तो उसके खिलाफ है, लिहाजा हम चले गए कैबिनेट में, क्या नाम है, हाई कोर्ट में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मैंडेट या जो आप कह लें कि डिस्क्रिशन नहीं थी इलेक्शन कमीशन की, वो हाई कोर्ट के पास मौजूद है। लिहाजा हमें इस बेस पे वहाँ से इंसाफ मिल जाएगा कि मेरा प्रपोजल जो है वो इसी हल्के के है। अच्छा, और रिहायशी इसी हल्के का है और हमारा वर्कर है, बाप उसका इलेक्शन लड़ता रहा यहाँ से। सो आप कह लें इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ टेक्निकल मिस्टेक। सो टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद पे किसी को इलेक्शन से बाहर रखना इट्स अनजेन्युइन। जमशेद भाई, आप हैं और आपकी मिसेज हैं, तो आपने तीसरा कोई कैंडिडेट नहीं रखा कि वो भी कवरिंग कैंडिडेट में आए? मुझे पार्टी ने कहा था कि आप दो ही रखें जी। अच्छा। पार्टी का फैसला था कि आप दो ही रखें, अदरवाइज ये किसी को तीसरा बंदा ना होना, इसका फैसला हम नहीं कर सकते थे। इसका फैसला पार्टी ने करना था, पार्टी ने यही किया। ठीक है। अच्छा, अभी आप हल्के के अवाम आपको सुन रहे हैं 133 के, वो वोट आपको अगर डालें तो क्यों डालें? क्या वजह है कि आपको वोट डालें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला जाए, क्यों डाला जाए? देखिए, इसमें आप कह लें कि बड़े तारीखी काम किए हैं इमरान खान की गवर्नमेंट ने। ठीक है। इस मुल्क में जो रवाज था वो रवाज था जो बादशाहतों में होता है, जो पुराने दौर में फतह करके अवाम के साथ किया जाता था कि आपने अवाम से पैसे लेने हैं, अपनी ज़रूरत आपने पूरी करनी है, वो सर्वाइव करें ना करें, ज़िंदा रहें ना रहें, तालीम, सेहत, ये वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। और बादशाह जो है उसका महल बहुत बड़ा होता था, बाहर झोंपड़ियाँ होती थी। ठीक है। ये पुराना रवाज था। ठीक है। आज भी यहाँ पे आप कह लें कि हमारे इमरान खान के आने से पहले पाकिस्तान में यही चलन था। ठीक है। कि बड़े फख्र से बताया जाता है कि हम खानदान हैं। ठीक है। खानदान जमहूरियत में नहीं होते। ठीक है। खानदान आप कह लें बादशाहत में होते हैं। ठीक है। खानदान गुलामी में होते हैं। खानदान पुराने दौर की जहालत की
की अलामतें हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक नाना के भुट्टो के बाद उसकी बेटी, उसके बाद दामाद, उसके बाद बेटा, और वो खड़ा होकर बड़े फख्र से कहता है जनाब कि मेरे बाद मेरी बहन होगी। सो मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़, पहला काम तो इमरान खान ने ये किया कि यहाँ ट्रू जमहूरियत लेके आए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे कि वसाइल का रुख जो है वो अवाम की तरफ हुआ। ठीक है। इस वक्त आप पहले पूरी दुनिया महंगाई में सुलग रही है। हाँ, पाकिस्तान अब में आ रहे हैं हाँ, point। महंगाई पे सुलग रही है। पाकिस्तान में भी उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मौजूद है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ आपकी सब्सिडी और आप कह लें एहसास प्रोग्राम, उसमें 35,000 रुपये से कम इनकम वाले जितने घराने हैं उन सारे घरानों को माहाना बेस पे खुराक, सस्ती खुराक खरीदने के लिए सब्सिडी मिला चले, है। ये तो चीज़ हो गई। लेकिन आपको लगता नहीं है कि महंगाई, जो वज़ीर आज़म खुद भी एडमिट करते हैं, उसकी वजह से आपको सड़क पे जाके वोट मांगने में बड़ा मसला होगा? लोग तो शिकायत ये बहुत शदीद कर रहे हैं। देखिए, मैंने सिर्फ यही कहना है कि मेरे पास दूसरे मुल्कों से कम महंगाई हुई है। मैंने ये कहना है कि मेरा मुल्क आज भी, ये बात मेरे ख्याल से जो बंदा भूखा हो ना उसको समझ में नहीं आएगी। अब भूखे को भी समझ आती है। अगर आ जाएगी, बिल्कुल भूखा रह लेगा। जिसको नहीं वो भूखा रहेगा ही नहीं। अच्छा। भूखा रहेगा ही नहीं कि यहाँ पे 1.5 करोड़ लोगों को ऑलरेडी सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि अब वो था तकरीबन 20,000 25,000 इनकम वाले, अब 35,000 से कम इनकम वाले सारों को सपोर्ट किया जा रहा है। फिर ये है कि आप कह लें यहाँ पे खुराक उस तरह महंगी नहीं हुई। अच्छा। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देखें, पिछले 3 साल में 3% महंगी हुई हैं। हम अगर देखते हैं आटा पूरी दुनिया से हम सस्ता हम क्योंकि देते हैं। आप तो खुराक सिक्योरिटी के, आटा सारी दुनिया से सस्ता हम देते हैं। ठीक है। यहाँ पे चीनी पिछले दिनों महंगी थी, अब 90 रुपये पे आ गई और सस्ती होने जा रही है। आटा चलें, एक इल्ज़ाम है, उसका जवाब दे दें। इल्ज़ाम ये है कि ज़कात और उशर कमेटियाँ जो उनसी एक्टिव हो गई हैं हल्के में, पर जो हुकूमत है वो मशीनरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। ये ऐसा हुआ है? देखिए, इसमें आप कह लें कि पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सिंपल 3 बड़े काम होने हैं इन दिनों। ठीक है। एक होना है एहसास कार्ड, सारे पाकिस्तान में तकसीम होना है, यहाँ भी होना है। ठीक है। अच्छा। दूसरा है हेल्थ कार्ड, सारे पाकिस्तान में तकसीम होना है, यहाँ भी होना है। फिर आप कह लें कि आखिरी दौर में गवर्नमेंट हमेशा जब उसके आखिरी 2 साल होते हैं डेवलपमेंट ज़्यादा करती है, वो यहाँ भी होनी है। सो यहाँ पे अनयूजुअल कुछ नहीं हो रहा, जो कुछ यूजुअल है वही हो रहा है, नया कुछ नहीं हो पैसे का बेदरेग इस्तेमाल तो नहीं होगा? रहा। पैसे होते इसलिए पैसे होते इसलिए मेरे पास हैं, मतलब ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे, होते इसलिए। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं जमशेद भाई। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। जनाब, NA 133 के जो सारे पहलवान हैं वो आपको मिलवा रहा हूँ मैं, और उनको दिखा रहा हूँ कि वो कौन सी पार्टी से हैं और क्या कर रहे हैं। अभी हम एक पार्टी है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। उस पार्टी के कैंडिडेट हैं राजा वाकिफ़ कियानी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। और एक और ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने कागज़ जो उनसे हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे भी जमा करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? फाइन, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। राज साहब, आपने इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट करने का सोच लिया, और वो भी APML के साथ। आपको क्या सोच के आपने ये सब कुछ किया है? मैं ये भी लोगों को बता दूं कि आप सदर भी हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के। अच्छा, मतलब आपको क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे 133 में से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, बात सबसे पहले ये है कि ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है। ठीक है। मैंने 2018 का इलेक्शन भी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ही टिकट से कंटेस्ट किया था। वो अलग बात है जी, हमारे चेयरमैन जो हैं वो 10 दिन पहले PTI में शामिल हो गए, और हमारा वो इलेक्शन टोटल जो है वो APML का ख़राब हो गया। डॉक्टर अमजद की जी, क्योंकि वो कायम मकाम हमारा चेयरमैन था, बट वो चला गया जी। तो उस वजह से फिर हमारा जो इलेक्शन है ना जी, वो तकरीबन फिर डेड हो गया था। जब चेयरमैन चला जाए, बट फिर भी लोगों ने हमें बड़ी मोहब्बत दी, और हमें वोट जो है हमारे लिए काफ़ी। सर देखें, जो गवर्नमेंट सर्विस हैं वो तो आपको बेहतर जानते हैं। बाकी ये कि जो हमारे पास जो फॉर्म जो हमारे बंदों ने लिए थे, उसके मुताबिक तकरीबन कुछ 6,000 समथिंग मैंने वोट लिए थे जी। 6,000 वोट एक तरफ, जीतने वाला कैंडिडेट ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब, 76 के करीब, 80,000 के करीब उसके वोट थे जी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? सर कंपैरिजन इसका मैं ये कर रहा हूँ जी कि वो हमारा पहला इलेक्शन था, वर्किंग भी नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3.5 साल भी मिल गए हैं जी इस वर्किंग में, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी वर्किंग इस पे की है। ठीक है। और इतना अगर मैं इलेक्शन में कूदा हूँ तो इसका मतलब तो ये है कि मुझे कुछ ना कुछ तो है, नज़र आ रहा है ना जी। अच्छा भाईजान, क्या लगता है आपको, मुशर्रफ साहब की रिप्यूट है लोगों में, लोग पसंद करते हैं? सर सबसे ज़्यादा जो इस मेरे हलके में ना जी, जो मेरा सर्वे है, जो मुझे वोट भी पीछे मिला, मिनॉरिटीज़ जो हमारी हैं जी, वो जनरल साहब को इतना पसंद करते हैं कि ये लोग उनके डाई हार्ट फ़ैन हैं।
और इसका वो हमें जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं कुछ में होती हैं वो हमें उसका ऐसा नज़र भी आता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और इसी तरह देखें जनरल साहब का जो दौर है वो सबके सामने है। जनरल साहब का दौर जिस दौर वो छोड़ के गए हैं और उस वक्त समझें पहले जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो मुल्क का हर फर्द जो है 1,30,000 का कर्जदार था। एक सिंपल मिसाल दूंगा। और जब जनरल साहब गए थे तो 19,000 का कर्ज रह गया था हर पर्सन के ऊपर। यानी आप ये इलेक्शन जमहूरियत में लड़े और जनरल साहब जमहूरियत पसंद नहीं थे। सर जमहूरियत में लड़ना ये कि अवाम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है। और लड़ने के लिए यहाँ पर देखें आपकी वर्डिंग में ले लेता हूँ, डिक्टेटरशिप्स आते हैं बाद में, ये जमहूरी लोग जो है मिलके एकदम इकट्ठे होकर उनको किक आउट करके फिर जमहूरियत ले आते हैं। इसलिए मैदान में रहने के लिए जो है ना आपको हर फन आना चाहिए। सियासत में रहना, इस मुल्क में रहना, यहाँ के लॉ के हिसाब से रहने के लिए आपको जो है वो सियासत करनी पड़ेगी, उनके साथ मिलना पड़ेगा। ठीक है राय साहब, क्योंकि हुकूमती जमात के दोनों कैंडिडेट्स जो उनके नामजद थे उन दोनों की कागजात पे वो लग गए हैं, क्या कहते हैं, एलिगेशंस लग गई हैं। तो अगर हुकूमती जमात ने आपसे रब्ता किया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं तो क्या करेंगे आप? सर देखें अगर मेरे ख्याल से आज़ाद वाली सीट आपने इसीलिए रखी हुई है। नहीं नहीं, ये तो अपना मैंने तो देखे जी दोनों इसलिए करवा दिए कि हो जाता है कि बाज़ औक़ात कहीं कहीं गलती का फैक्टर, इतने पढ़े लिखे और इतने 20-20 वकीलों वालों के साथ अगर ये हो गया है तो कहीं हमारे साथ भी ना हो जाता कि गलती का फैक्टर ना रहे। तो ये दूरअंदेशी होती है। अगर उनके कैंडिडेट ने दूरअंदेशी नहीं की तो ये अब उनका फॉल्ट है जी। उनकी तो दूरअंदेशी और सियासी बसीरत दोनों पे सवालिया निशान पड़ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया जी बात। तो अगर हुकूमती जमात आपको कहे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं तो सर देखिए जमात अगर हमें सपोर्ट करती है तो बिल्कुल हम उनकी सपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखें हमने अवाम के लिए मैं खड़ा हूँ अपने हलके के लोगों के लिए। ठीक है, मैं आपको खुली बात बताऊं जी, ये 1 साल के लिए असम्बली में जाना को 5 साल और 1 साल में बड़ा फर्क है, वक्त भी थोड़ा है। और ये 1 साल असम्बली के लिए जाने के लिए अगर कहे ना कि मुझे को बड़ा चाम है तो वो मुझे चाम नहीं है। अगर ये मैं 1 साल के लिए लड़ रहा हूँ तो इसलिए लड़ रहा हूँ कि सिर्फ अपने हलके की आवाम के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नहीं तो वो लोग, मैं बड़ा खुला सा आदमी हूँ जी, बात सच्ची करने वाला हूँ, अच्छी भी लगती है लोगों को, बुरी भी लगती है। लोग कहते हैं जी MNS पैसे बनाते हैं। अब मुझ पे तो ये भी नहीं कोई कह सकता जी कि मैं सेनेट के इलेक्शन में पैसा लिया होगा अगर मैं असेंबली में चला जाऊंगा, या ना मैंने PM को बनाने के लिए कोई पैसा लिया होगा या CM को बनाने के लिए। पैसे की बात आ गई, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, आपके पास है? सर अल्लाह ने जितना दिया हुआ है उसमें से जो को थोड़ा एक्सेस है वो तो मैं लगाऊंगा, बाकी मेरे बच्चों का राइट है। दूसरा, मैं आपको यकीन करें बाखुदा, इसमें मैं आपको कोई नहीं करूँगा, मेरे हलके के जो लोग हैं, हल्का अहबाब, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी, सपोर्ट इस सेंस में यानी किसी ने, लेकिन आपके बैनर मैंने कम देखे हैं सर। मैंने वही अर्ज किया है ना, मेरा हल्का अहबाब, ठीक है, मेरे हल्का अहबाब में हुकूमत और वजीर शामिल नहीं है ना जी, गवर्नमेंट शामिल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि कोशिश है जी इंशाल्लाह। अच्छा। और जो इस वक्त माहौल नजर आ रहा है, जितन दे चांसेस कितने लगते हैं आप तानू? ये जड़ा इलेक्शन है ये टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो इतना बड़ा नहीं जितना पहले था किसी दौर में। अभी आप क्या करेंगे उसके लिए? स्पेशल NA 133 एक टेस्ट केस बनने जा रहा है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये कहा है कि जहां हमारा झंडा कोई एक दिन भी रहा है वहां हम जाएंगे, हम उनके हुक्म पर पहुंच रहे हैं। नून लीग को कैसे हराएंगे? सर नून लीग, मेरे ख्याल में नून लीग यहाँ की बड़ी स्ट्रांग थी, बट उन्होंने अपना जो कैंडिडेट सेलेक्ट किया है ना जी, वो बहुत गलत सेलेक्ट किया जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंपैथी का वोट सारा शाइस्ता परवेज मलिक को जाएगा। यही चीज़ लेने के लिए ना, ऑलरेडी शाइस्ता परवेज मलिक जो है वो खुद भी अपना रिजर्व सीट पे MNA है, उसका बेटा छोड़ दिया है। सर वो अपनी बेटी के लिए छोड़ा है ना, यहीं से मारूसी सियासत, यही इसी चीज का नाम है। अच्छा। उस रिजर्व सीट पे वो अपनी बेटी को लेके आएंगी। ठीक है। और खुद अपने खामद की सीट पे मैं इलेक्टेड हो जाऊंगी तो जनाब जाहिर है सिंपैथी के लिए आई है। बट ये है कि उन्होंने यहाँ से लोग अब इतने बाशऊर हो चुके हैं, उनको पता है कि ये सिंपैथी का वोट उसने अपनी सियासत के लिए किया है। अच्छा ये बताएं कि मुशर्रफ साहब जिनसे हैं उनकी तबीयत कैसी है? बातचीत होती है, गाइडेंस ले रहे हैं आप? सर गाइडलाइंस का ये कि अपना लास्ट को 1 महीने से तो बात नहीं हो सकी क्योंकि वो स्टिल जो है ICU में जी। ठीक है। और उनकी फैमिली के साथ उनसे उनके हालात दरियाफ्त करते रहते हैं हम लोग।
बट उनकी ये फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं जी, उनका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ जनरल साहब भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं जी। बेगम साहबा नहीं देखती? नहीं, बेगम बिल्कुल नहीं देख रहे जी उनकी। चलें, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। Thank you थैंक यू जी। सो मच राज साहब। जिनाज़ एन 133 के पहलवानों से आपको मिलवा रहे हैं जो यहाँ दंगल में उतरेंगे। एन 133 के हल्के में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद असलम गेल साहब, वो हमारे साथ हैं और उनके साथ पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब भी मौजूद हैं और अली बदर साहब भी मौजूद हैं। इन सब से भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन जो पहले कैंडिडेट हैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गेल सलाम साहब की हाल है? जी, शुक्र है। 2018 में तुसी लड़े थे हाँ लड़े ते हुण तुसी ज़िमनी भी लड़ना जा रहे हो। जिमनी इलेक्शन पार्टी ने हुक्म दिया है अच्छा, तो मैं लड़ रहा हूँ। की लगदा तुहानू जितन दे चांसेस किन्ने लगदे ने आप तुहानू? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। क्यों ऐ क्यों लग रहा तुहानू? ਭਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਾ। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम पाकिस्तान बनना है अच्छा, और ये ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ठीक है। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇਗੀ अच्छा, और रावलपिंडी और अटक ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ पूरी उम्मीद है तुसी? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। राय साहब, वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप? बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सर वक्त देने के लिए। Thank you जी। सर सवाल जो बेसिक यहाँ पर उठ रहा है, मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट है, मैं कहा पैसे लगाएंगे, उन्होंने कहा पैसा होता लगाने के लिए है, तो आपको लगता है कि इतने पैसे के सामने और इतनी चीज़ों के सामने आप खड़े हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वर्कर्स पर, आवाम पर भरोसा किया है, अपने प्रोग्राम पर, अपने मंशूर पर, अपनी लीडरशिप पर भरोसा किया है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हल्का रवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है इस हल्का इंतखाब से मुंतखब हुए। उसके बाद फिर हमारे कैंडिडेट ने नेशनल असम्बली में कामयाबी हासिल की, फिर हमारे सूबाई उम्मीदवार ने इसी हल्के में से कामयाबी हासिल की। और मैं समझता हूँ कि आज आप खुद मुलाजा करें कि किस कदर जोश व खरोश है और हमारे वर्कर्स में, हमारे वोटर्स में, और आप देखेंगे कि जगह जगह जो है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे जज्बे के साथ लोग बाहर निकले हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी दुखों का मदावा करती है। राय साहब, अभी यहाँ पर स्पेशली लाहौर शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो इतना बड़ा नहीं जितना पहले था, किसी दौर में जहांगीर बदर साहब के दौर में था। तो अभी आप क्या करेंगे उसके लिए? स्पेशल एन 133 एक टेस्ट केस बनने जा रहा है, क्या करेंगे आप? मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो हमने अपने तमाम लोगों को चार्ज कर दिया है खुदा के फजल करम से। हमारे लोग जो थे वो कुछ थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ भी थी, कोई ढीले हो गए थे, कोई घरों में बैठ गए थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ये कहा है कि जहाँ हमारा झंडा कोई एक दिन भी रहा है वहाँ हम जाएंगे, हम उनके हुक्म पर पहुँच रहे हैं, अपने वोटर्स के पास पहुँच रहे हैं, अपने दोस्तों के पास पहुँच रहे हैं, नाराज़ वर्करों के पास पहुँच रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह लोग मर्दाना वार खुद निकल कर आए हैं। हमारे एक वर्कर जो कि यहाँ इस ये जो दफ्तर है उसके मालिक थे, वो हमसे नाराज़ थे पिछली इलेक्शन में, और वो चले गए किसी दूसरी जमात में। जब हम उनके घर गए तो उन्होंने कहा उठो, अगर ये खोल दो मेरे सारे दफ्तर में पीपल्स पार्टी और हमेशा रहूँगा और पीपल्स पार्टी की हम ये जंग लड़ेंगे। इस जज्बे के साथ हम निकले हैं बाहर। राय साहब, 3 चीज़ें होने जा रही हैं, हेल्थ कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्कीमें भी वो दी जा रही हैं, इस हलके के अंदर भी सारा कुछ तकसीम किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो एहसास प्रोग्राम के पैसे भी तकसीम किए जाएंगे, ये कहा है जमशेद इकबाल चीमा ने। आप ये सब कुछ होने देंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड ये है कि हमने हमेशा गरीब के साथ हम खड़े हुए हैं। ये क्या देंगे एहसास और क्या देंगे हेल्थ कार्ड, जिन्होंने गरीब को मार के रख दिया है। महंगाई और बेरोजगारी में पिसे हुए लोग इनकी तरफ देखेंगे, ये लोग वही हैं जो अपने बेरोजगार हैं और महंगाई से तंग हैं, पीपल्स पार्टी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह 120% बढ़ाई थी, पेंशनों में 100% इजाफा किया था, गरीब के लिए बेनज़ीर इनको सपोर्ट लेकर आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टक्कर कैसे देंगे यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम, हम सबसे टकरेंगे, समझ लें हमारा मुकाबला इस वक्त आप देखें। वो भी सेम नारा उनका है कि हम गरीब की आवाज़ हैं और हम देखें सब लोग नारे लगाते हैं, एक जैसे नारे लगते हैं।
इलेक्शन में, लेकिन हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि जब हम आते हैं इक़्तिदार में तो हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होते हैं, हम गरीब के साथ खड़े होते हैं, दरमियाने तबके के साथ खड़े होते हैं। इस हुकूमत ने तो दरमियाना तबका ख़त्म कर दिया। आप हमारे ज़माने की देखें, उस वक़्त लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या थी, आज कुव्वत ख़रीद क्या है। लोग परेशान हाल हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता उनके साथ खड़े हों। इनकी आंखों की चमक बता रही है कि इंशाअल्लाह ताला ये तीर के वोटर है और तीर पर मोहर लगाएंगे। 2018 की निस्बत मुझे आज लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर को लेके थोड़ी सीरियस है। इंशाअल्लाह आपकी मौजूदगी ये शो कर रही है। आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिन और गुजरने दें, फिर देखें कि किस हम हर जगह आपको नजर आएंगे। ठप्पा पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। विश यू बेस्ट इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। पीपल्स पार्टी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस इंतखाब में महीरुल अकूल कारनामा सर अंजाम देगी। थैंक यू जी। अगर इमरान खान साहब की तरजीहात ये होंगी कि उन्होंने सियासी वर्करों के ऊपर तरजीह अपने ATMs को देनी होगी तो ज़रूर उनको मैदान में उतारें। जिस तरह इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया था तो फिर वही निज़ाम चला लें, और अल्लाह खैर सलाह क्यों खामखा ये तकल्लुफ़ करते हैं। जिन्होंने 133 का जो इलेक्शन है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ से जो MNA थे मलिक परवेज़ मरहूम, उनकी वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट के ऊपर अब उनकी वाइफ शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा कम्पीट कर रही हैं। क्योंकि इद्दत है और ये एक इस्लामी तकाज़ा है कि वो इंटरव्यू भी नहीं दे सकती और इस तरह लोगों में भी आ भी नहीं रही, कैंपेन भी नहीं कर रही। तो उनके बेटे अली परवेज़ मलिक साहब जिनसे हैं ये मीडिया को और इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका आने का, अल्लाह का करम। आपका बहुत शुक्रिया। एक तो पहली एक हुज्जत ये कर दें, हमारी जो दुरुस्त कर दें कि आप MNA हैं, आप कैंपेन तो नहीं कर सकते। हाँ, आप मीडिया को डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कैंपेन नहीं कर सकते। बट साहब बात इस तरह से है कि मलिक परवेज़ साहब उस हलके को पिछले 3-4 साल से चला रहे हैं। ठीक है। वहाँ पे हमारे ख़ानदान के ज़ाती ताल्लुकात हैं लोगों के साथ। मैं अगर गली गली जाके दरवाज़ा खड़का के वोट नहीं मांग सकता, मगर मेरी पहचान वहाँ पे शनाख्त और पार्टी की गुडविल तो मौजूद है ना। ये इस तरह तो नहीं है कि आपने मुझे उठा के किसी और मोहल्ले में भेज दिया जहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं है। अगर लोग मेरी पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, मेरे ख़ानदान को प्यार करते हैं और उसकी वजह से हमारी कैंपेन अपने कंधों के ऊपर खुद चलाना चाहते हैं तो मैं उनको रोक तो नहीं सकता ना जी। और अगर उसके अलावा मेरे से कोई ताज़ियत करने आता है, वालदा कैंपेन नहीं करेंगी। देखिए, मेरी वालदा वो खातून है जिन्होंने मलिक परवेज़ साहब के शाना बशाना उस हलके के अंदर 3 साल काम किया है। ये वो औरत है जिसने कोविड के दौरान भी वहाँ पे अपने ज़ाती दोस्तों के ज़रिए, ज़ाती ताल्लुकात के ज़रिए वहाँ पे भरपूर राशन का इंतज़ाम किया था, करोड़ों रुपए का सामान बांटा था। वो शाना बशाना मलिक परवेज़ साहब के साथ गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाती थी। आज जो वो वहाँ पे यहाँ पे मैदान के अंदर आपको नज़र नहीं आती, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक दीनी तकाज़ा है कि वो अपने घर की 4 दीवारी से बाहर ना निकलें। वो उसका एहतराम करना चाहती हैं। मैं उनकी ख्वाहिश सर आंखों के ऊपर, उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले, उनके भाई, उनके बच्चे गली गली मौजूद हैं। नवाज शरीफ की शक्ल में, शहबाज शरीफ की शक्ल में, अली परवेज़ की शक्ल में, और वो उनकी कैंपेन चलाएंगे और आपके सामने रिजल्ट आएगा और आपको खुद पता चल जाएगा। 133 की कैंपेन को लीड कौन कर रहा है? देखें, वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ साहब, जो आप जानते हैं कि जो भी ज़िमनी इलेक्शन आता है उनके पास एक पूरी टीम अवेलेबल है और उसके बाद हमारी पार्टी की तंजीम उस हलके के अंदर मौजूद है। मलिक परवेज़ साहब के काम वहाँ पे मौजूद हैं, उनके ताल्लुकात वहाँ पे मौजूद है, पार्टी की वहाँ पे गुडविल मौजूद है। इसके सर के ऊपर हम भरपूर कैंपेन चलाएंगे और आपको गली गली जब आप जाके सर्वे करेंगे आपको उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, वैसे कानूनी तौर पे तो आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फैमिली के अंदर बड़े तगड़े वकील मौजूद हैं। ये जिनसा जमशेद इकबाल चीमा और उनकी मिसेस का ये था, ये उनका एड्रेस तो उसी का था लेकिन वोट दूसरी साइड का था। ये कैसे पता चला आपको कैसे आपने डिग आउट किया? बट साहब, मैंने तो डिग आउट किया नहीं, वहाँ पे हलके के वोटर ने ये वहाँ पे एहतराज ज़रूर किया था। गुजारिश ये है कि इलेक्शन एक्ट आप उठा लें, उसके अंदर पढ़ लें, उसके अंदर कानूनी तकाजा है
कि वो जो भी आपका प्रपोजर सेकेंडर होगा उसका वहां पे वोटर लिस्ट के अंदर नाम होना जरूरी है। ठीक है। जिन लोगों एड्रेस को की इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 60 है मेरे ख्याल से या इस तरह कुछ है, इलेक्शन एक्ट 2017 आप पढ़ लें, उसके अंदर लिखा है वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम होना जरूरी ठीक है। है, और फिर? बात यह है कि जब जमशेद इकबाल चीमा साहब ने उसके बाद जब ये मामला आगे आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी गलती से उनका ये वोट ट्रांसफर हुआ था, इसका एक तो मसला ये हुआ कि उन्होंने मान लिया कि वो इलेक्टरल लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जी किसी ने शरारत करके निकाला। आपने देखा थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद प्रेस रिलीज दे दिया कि भाई ये तो 2018 में भी वोटर लिस्टों के ऊपर मौजूद नहीं थे, तो आप हमारे पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। गुजारिश ये है कि अगर इमरान खान साहब की तरजीहात ये होंगी कि उन्होंने सियासी वर्करों के ऊपर तरजीह अपने एटीएम्स को देनी होगी तो ज़रूर उनको मैदान में उतारें, पर कम से कम उनको हल्के की हदूद के बारे में तो बता देना। हल्के की हदूद जब पता होंगी तो यकीनन आप प्रपोजर सेकेंडर भी वहां से ले लेंगे। आपने जो मेरे से ऑफ एयर सवाल करे थे, बेगम साहिबा के 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा हुए हैं ना, तो इस किस्म की चीज़ें एहतियात अगर आप सियासी वर्करों को जेन्युइन आगे लेके आएंगे तो इस किस्म के मामला शर्मिंदगी के बायस नहीं बनते आपके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, जमशेद इकबाल चीमा को आप हरा चुके हुए हैं अपने हलके में, आप तो उससे कम्पीट कर चुके हैं, आपको लगता है किस किस्म के कंपेटिटर हैं आपके लिए तो ये समझना आसानी होगी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा फेंक दें, क्योंकि हमारे पास उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा फेंकूंगा, मेरा पैसा है तो पैसा लगाने के लिए होता है। चलें, अगर उन्होंने आपके सामने ये बयान किया है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता है उसके अंदर तो बड़ा क्लियर लिखा है कि क्या वहाँ पे कैंडिडेट क्या पैसे खर्च सकता है, क्या पैसे नहीं खर्च सकता। और मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, पैसे डिफाइन किए हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आप सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो रही है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक क्लिप ट्वीट की है, मैं गुजारिश करूंगा आपके व्यूअर्स को सारे ट्विटर पे जाके उसको देखें, मैंने रीट्वीट भी किया है। वहां पे वो बता रहे हैं मैंने अपने इलेक्शन के ऑफिस के अंदर लेस्को का काउंटर खोल दिया है, सॉलिड वेस्ट का काउंटर खोल दिया है, सुई गैस का काउंटर खोल दिया है, माशाल्लाह पुलिस का काउंटर भी वहां पे खोल दिया है। अगर इस मुल्क के अंदर इस तरह से ज़िमनी इलेक्शन होने हैं तो फिर ये तकल्लुफ़ ना करें। जिस तरह इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया था जनरल इलेक्शन 2018 में 1000 वोटों से आपने साद रफीक को हरवाया था, वहाँ पे जब ज़िमनी इलेक्शन होता है 45-60 दिन के बाद माशाल्लाह 10,000 वोटों से हारते हैं, तो फिर वही निज़ाम चला लें और अल्लाह खैर सल्ला क्यों खामखा ये तकल्लुफ़ करते हैं। तो आपका हल्का मैं थोड़ा फिर के आया हूँ, मैंने वो देखा है सारा हल्का, वहाँ थोड़े से गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, वो बागड़ियाँ, ग्रीन टाउन, वो जितनी पट्टी है दूर तक वो सारी बड़े माड़े लोग हैं। आपको ऐसा लगता नहीं कि जो पैसा ज़्यादा फेंकेगा उसको एज मिलेगा वहाँ पर? देखें बट साहब, हमारे लोग शऊर रखते हैं, उन्होंने पिछले 3 साल के अंदर अगर और कुछ देखा है या नहीं देखा, वो ये ज़रूर समझ गए हैं कि जब आप इस किस्म के लोगों को असेंबलियों में भेजते हैं और वो जब ATM नवाज पॉलिसियाँ लेके आते हैं तो घूम घुमा के वो आपकी जेब से ही पैसा निकलता है। वो 100-150 अरब जो चीनी वाले ले गए, वो कौन लोग हैं जिनका वो 50% मार्केट शेयर, जो 3 लोग हैं PTI के रहनुमा, आपको नहीं पता? दवाइयों वाले आमिर कियानी साहब ने जब कीमतें बढ़ाई तो घूम घुमा के पैसा किसके पास आ गया? अगर ज़ाती तौर पर अपनी मजबूरी से अगर किसी वक्त वो कमज़ोरी दिखा भी दे तो जब वो इलेक्शन डालने के लिए कमरे में जाते हैं, स्क्रीन के पीछे खड़ा होकर मोहर लगाने लगते हैं, तो उनके पास अपनी औलाद की शक्ल सामने आती है कि किसने इस मुल्क की खिदमत की है, उनके पास वो उन लीडरों की शक्ल जहन में आती है, तो वो फैसला उस वक्त बिल्कुल ठीक करते हैं चाहे उनकी कोई वक्ती तौर पर कमज़ोरी भी आ गई हो। गुजारिश ये है कि इंसान को ना अपना आला ज़र्फ और अपना दिल बड़ा करके लोगों को आगे लेके चलना चाहिए। अगर आप धौंस के ऊपर, पैसे की लालच के ऊपर अगर इस तरह से लोगों को चलाते हैं तो कोई आपका एहतराम नहीं करता। और यही वो वजह थी, अगर आप इलेक्शन के अंदर मेरी कोई कैंपेन की कोई कहानी भी निकाल लें, कोई स्टोरी भी निकाल लें जो आपके पास आर्काइव में मौजूद होगी, मैंने यही चीज़ वहाँ पे कही थी कि हमें जो शराफत की सियासत है, वज़ादारी की सियासत है, एक दूसरे के साथ चलने की, खुशी गमी के अंदर एक साथ चलने की जो ख्वाहिश है, तो हमें उसके ऊपर लोगों ने वोट दिया है और हमारी पार्टी की यही रवायत और उसी को हम लेके चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से असलम गेल साहब दूसरी दफ़ा वहाँ पर आए हैं, पिछले थोड़े से 1000 वोट थे, अभी भी वो आ गए हैं, लेकिन और अभी भी राजा परवेज़ साहब उनके वहाँ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि मैं भरपूर इनको टक्कर दूंगा। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? पीपल्स पार्टी जो अपना उम्मीदवार उतारी, उनका आईनी हक है, कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत वो जिस मर्ज़ी को असलम गिल साहब को देना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, मेरा उसमें कोई गिला नहीं बनता। मैदान लगा हुआ है, बिल्कुल आके मुकाबला करें। आप जब मैदान में जाते हैं, ये उस इलाके के लोगों ने फैसला करना होता है कि वो आपको ओन करते हैं कि नहीं ओन करते। आज जाते आखिरी सवाल ये कि मैडम शाइस्ता परवेज़ मलिक को ये सीट से क्यों टिकट दिया गया, क्या वजह बनी? क्योंकि वो MNA तो थी, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो MNA थी
और असेंबली में हैं, फिर ये सीट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं वो? देखें, एक तो बात ये है कि ये फैसला जो होता है वो पार्टी की तरफ से किया जाता है कि आप किस उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं। बेगम साहिबा ने, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात किया कि इस हलके के अंदर बेपनाह काम किया हुआ था, तो जो पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट समझा उन्होंने उतार दिया। जहां तक मखसूस सीट वाली बात है, वो तो ऑटोमेटिकली पार्टी की अमानत है। आप इलेक्ट होंगे तो आपका लिस्ट में जो भी अगली खातून होगी उसको वो मौका मिल जाएगा और वो सीट पार्टी के पास ही रहेगी। और इसके साथ साथ अगर मेरी वालदा चाहती हैं कि मलिक परवेज साहब ने जो गुडविल NA 133 के अंदर बनाई है उसको वो अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक आगे लेके चले, बिल्कुल। तो ये तो किसी भी आपके जो लवायकीन का ये हक है कि अपने जो भी खानदान का बड़ा होता है, जो लीड कर रहा होता है, उसकी रवायत को, उसकी सियासत को आगे लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर किसी के ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए। पर हतमी फैसला हमारी पार्टी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का है। और उनसे जब बेगम साहिबा से पूछा गया था, उन्होंने कहा था जो लीडरशिप फैसला करेगी, आइदर वे हमारा खानदान उसके पीछे लब्बैक कहेगा और पार्टी के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मेरी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। नाज़रीन, NA 133 का मार्का है। इसके तमाम, इस मार्के में उतरने वाले वॉरियर्स, इस दंगल में उतरने वाले तमाम के तमाम पहलवान आपको मिलवा दिए। तमाम तो नहीं मिलवाए, लेकिन मेजर जो पहलवान थे जो वोट ले सकते थे या जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम दे सकते थे, वो तमाम आपको मिलवा दी हैं। यहाँ पर एक अजीब चीज़ ये हुई है NA 133 में, जो देख के मुझे ख़ुद थोड़ा सा एहसास हुआ है कि यार सीरियसनेस कहाँ पर है कि एक पार्टी, हुकूमती जमात के जो दो कैंडिडेट्स हैं, दोनों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं। और रिजेक्ट होने की वजह ये है कि उनका तायद कुनिंदा और उनका तजवीज़ कुनिंदा वोटर नहीं है सेम हलके का। इतनी बड़ी गलती एक इतनी बड़ी जमात के लोग कर सकते हैं, अजीब लगता है थोड़ा सा। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान की सियासत है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और कुछ भी आपके सामने रिज़ल्ट आ सकता है। और इसमें एक और कैंडिडेट आपको मुतारफ़ करवाया है हमने, वो वाकिफ़ साहब हैं, राजा वाकिफ़ कियानी साहब। उनसे भी आपकी बात कराई है। राजा वाकिफ़ कियानी साहब, क्या सरप्राइज़ है आपके लिए। आगे आने वाले प्रोग्रामों में आपको बताऊंगा कि राजा वाकिफ़ कियानी साहब क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह 133 के इलेक्शन में आपके साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।